फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. खुशाबुदिन हरमे पाक के फज़ा में था ज़ुबान खामोश थी, दिल महव इल्तिजा में था। खुशाबुदिन हरमे पाक। हतीम में मेरे सजदों की कैफियत थी अजब। हतीम में मेरे सजदों की कैफियत थी अजब। जबी ज़मीं
पे थी, ज़हन कहकशा में था, जबी ज़मीन पे थी। और आखिरी शेर है, दूसरा शेर फरमाते हैं कि मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा, मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा। कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था, कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था। खुशादिन हरमे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट रमज़ान घराना का क्या खूबसूरत आगाज़ हुआ है, क्या रूह परवर आगाज़ हुआ है। और यकीनी तौर पर मुमताज़ सना खां मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आप इन्हें देखते रहे हमारी गुज़िश्ता 3 साल ट्रांसमिशंस में, रमज़ान ट्रांसमिशन जो दी मेमन TV HD पे होती रही, उसके मेज़बान भी रहे। और इस साल इनकी मसरूफ़ियात के बाइस, और वो मसरूफ़ियत कोई अदना मसरूफ़ियत नहीं, एतकाफ़ का इरादा किया है। और यकीनी तौर पर ये ऐसी सआदत के लिए जा रहे थे, और फिर इनकी उस सआदत की बदौलत ये सआदत अब मुझे बख्शी गई है। मैं आप अहबाब का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। न सिर्फ मुमताज़ सना खां दुनिया भर में अपनी सनाखानी के जौहर दिखा चुके, गुलाह अक़ीदत के फूल निछावर कर चुके, मुमताज़ समाजी हैसियत से भी इनका एक मुनफरिद मकाम है, और सोशल और कल्चरल सेक्रेटरी हैं डिफ़ एरिया के, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप धारती चली जा रही है शहर कराची में, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर में। मोहतरम जनाब अनीस सबा लखाना को मैं खुश आमदीद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के मेरे लिए ऑनर, रमज़ान घराना एपिसोड में हमारे साथ रहने के लिए। और हमारी दूसरी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और मैं अगर जब सिर्फ इनका एक बिना किसी तारुफ़ के सिर्फ एक ही शोबा बाबा थैलेसीमिया कहूँगा तो आप तमाम अहबाब पहचान जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई स्लोगन्स, कई तमग़े इनके सीने पे सजे हैं, जो इन्होंने हमेशा से कोशिश की है इंसानी खिदमत की। और इसी खिदमत की बदौलत कुतियाना मेमन बरदरी ने कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सदर की हैसियत से भी इनको नामज़द किया है। और अब वो मुंतखब सदर की हैसियत से जिस तेज़ी से कुतियाना मेमन एसोसिएशन को आगे की तरफ तरक्की की राह पर गामज़न किए हुए हैं, यकीन तौर पर हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है। और हमारी सरपरस्तों में से हैं दी मेमन TV HD, इनके बगैर यकीन तौर पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यकीन तौर पर आप समझ गए होंगे जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब, बहुत शुक्रिया, ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी हमारी, मैं कह रहा हूँ कि जब हमें ज़रूरत पड़ी है, मुश्किल हालात में भी आप हमारे साथ रहें, और खुशी के लम्हात तो आपने हमारे साथ हमेशा सेलिब्रेट माशाल्लाह जब से शुरू हुआ है हम साथ में ही हैं और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, रमज़ान घराना का मेरे लिए आज बड़ी यूनिक सी जो है ना पर्सनैलिटीज़ जो बैठी हैं। एक तो दोनों ही अपने अपने शोबे के नामवर लोग, दूसरा शायद अगर मेरे नाज़रीन को जिनको इल्म ना हो, और मुझे भी ये इल्म काफ़ी दिनों के बाद हुआ, अब से पहले, कि ये ना सिर्फ ये कि मामू भांजा हैं बल्कि दामाद और ससुर भी हैं। तो
तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों ही अहबाब को आज रमज़ान घराना की जीनत बनाया जाए। तो भाई साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम थोड़े से घरेलू मामलात और इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, दूसरे हिस्से में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। ये गौहर नायाब को कहाँ से पाया, थोड़ी सी कुछ एक हिस्ट्री तो होती है। मैं इसके बाद एज एन बुज़ुर्ग भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहला सवाल ये है कि अनीस नो डाउट आपके दामादों में से हैं और फरमा बरदार दामाद हैं या नहीं हैं, ये तो खैर अब आपकी जब ज़बानी सुनेंगे तो उससे अंदाज़ा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ज़रूर हमारे दोस्तों को मैं एक अरसे से जानता हूँ और हमारी ट्रांसमिशंस में एक अरसे से अनीस और मैं साथ काम करते रहे। पहले तो बताइए कैसे पाया इस गौहर नायाब को? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ना, दामाद तो बात की बात है, इससे पहले तो मेरा भांजा है, माशाल्लाह, सगा भांजा है माशाल्लाह, और माशाल्लाह हमने बड़ा वक्त साथ में एक साथ ही निकाला है बचपन, माशाल्लाह। वो एक बात बताओ, अनफॉर्चुनेट बात है कि हम और उनके वाली साहब साथ में गए थे दुबई, तकरीबन 71 की बात है शायद। वहाँ एक्सीडेंट में इनके फादर की डेथ हो गई, तब से हम साथ में ही हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरह बस चलता रहा। और जब फिर बच्ची मैंने दी उनको, जी। घर की बात थी, एक देखा भला लड़का था, अच्छा लड़का था, आपके सामने ग्रोन हुआ था, हमारे साथ ग्रोन हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका क्या मुकाम है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ताल्लुकात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो साथ बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल। भाई साहब एक वो बात एज एन बुजुर्ग मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी और इनके वालिद मोहतरम की, मरहूम वालिद मोहतरम की, और रमज़ान के वसीले से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज हम दुआ करें कि ना सिर्फ ये कि अनीस सबा साहब के वालिद मोहतरम, बल्कि वो तमाम मरहूमीन जो हमारे पिछली रमज़ानों में हमारे साथ थे, इस बार हमारे साथ नहीं, उनके लिए दुआएं खैर फरमाएं, अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इनके वालिद साहब की एक दूसरी बात जी, वो भी इसी शोबे से वाबस्ता है, जिस शोबे साहब हैं वो रेडियो पाकिस्तान में थे, शायद अनीस भाई ज़्यादा बताएंगे वो। जी बिल्कुल, मैं इनसे ये सवाल मैं करने वाला था, मेरे इल्म में था। साहब मैं आपसे एक और सवाल ये पूछूंगा कि दोस्ती, यकीनी तौर पे आपके वालिद साहब, इनके वालिद साहब और आपके बड़ी गहरी दोस्ती रही है। दोस्ती के इस बंधन को जब हम रिश्ते में कन्वर्ट करते हैं, नो डाउट उस वक्त वो मौजूद नहीं थे, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन जब ये दोस्ती का रिश्ता रिश्तों में तब्दील होता है तो आप समझते हैं कि दोस्ती और मुस्तहकम होती है इससे ज़्यादा? बिल्कुल मुस्तहकम होती है। देखो ना, एक तो देखा भाला आमतौर पर बच्ची के माँ बाप को हमेशा एक फिक्र होती है कि बच्ची को इतने लाड प्यार से आदमी पालता है और फिर इसका क्या फ्यूचर होगा, जिगर का टुकड़ा। तो यहाँ तो सब चीज़ देखी भाली थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बेटी भी बड़ी खुश है। तो इसी तरह के रिश्ते चलते हैं दुनिया में। अच्छा, मिला जुला रुझान रहता है भाई साहब, मैंने ये देखा है, मिला जुला रुझान रहता है, कहीं भी बेटी का कोई रिश्ता आता है, नो डाउट हम भी बेटियों वाले हैं और भी बहुत सारे लोग अहबाब हैं जो यहाँ सुन भी रहे होंगे, उनके लिए मशवरे के तौर पे कि क्या एक बाप जो है अपनी बेटी के लिए जब रिश्ते की कोई बात आ रही होती है तो क्या चीज़ें देख रहा होता है वो उस वक्त, इसकी उस बच्चे की एजुकेशन, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उस बच्चे का रहन सहन, उसके दोस्त अहबाब, ये सब चीज़ें मिले जुले होती हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर होता है? सारा मिक्सर है ना। देखो ना, सिर्फ लड़का अच्छा होने से भी काम नहीं होता है, बिल्कुल। लड़की को फिर रहना है ससुराल में, तो सब कुछ माँ बाप को भी देखना जाता है, बिल्कुल पूरा खानदान को देखना पड़ता है। लड़का तो एक फैक्टर है, जरूर है कि वो अच्छा होना चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, सोबत अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक जगह पे है। लेकिन सबसे बात ज़्यादा बच्ची को अपना टाइम कहाँ गुजारना है, सास के पास। बिल्कुल। तो उसका रवैया, फिर एक बच्ची एक बिल्कुल नए माहौल में जाती है। देखो ना, हमारे आमतौर पे बच्चियाँ भी क्या 17-18 साल में शादियाँ हो जाती है बच्चों। बिल्कुल। वो बिल्कुल क्या मैं कहूँ कि फिर वो एक नई जगह पे जाती है, उनका फिर टेस्ट अलग होगा, इनका टेस्ट अलग होगा, इनकी जिस तरह पली होगी वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होगा। फिर इसमें वो तो फिर वो पूरा ससुराल के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बहू को किस तरह वो लोग लेके चलते हैं ना। बिल्कुल। तो आमतौर पे हमारे जो प्रॉब्लम जमात में, आप भी जमात में होते हैं, मैं भी होता हूँ, तो यही प्रॉब्लम आता है कि 6 महीना साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। देखो ना, एक बच्ची जब नए घर पे जाती है तो कम से कम उनको 1-2 साल तो चाहिए एडजस्ट होने में, लेकिन फिर वो ससुराल में वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल सही। तो इसलिए सब ज़्यादा जब आप देखें ना, प्रॉब्लम यही हो रहा है। ऐसा ही है। बिल्कुल एक नए माहौल में जाती है ना, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, सब चीज़ में फर्क होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो थोड़ा बर्दाश्त करना है, थोड़ा टाइम, रिश्ते को हमेशा टाइम दिया करो। जब तक टाइम मिलता रहेगा, नहीं दोगे रिश्ता आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमाया ऐसा। तो हमारे लिए तो, मेरी तो खुशकिस्मती कि हमने तो सारा अपना घर में ही अपनी बेटी को क्या बात है। ये मतलब एक घर से निकल के पड़ोस को अपने घर में चली गई है। ये अनीस सबा लाखाना, किसी ज़माने में अनीस भी हुआ करता था, अब अनीस सबा लाखाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त बख्शी है।
पहले तो मैं इस सफ़र से पहले यकीन तौर पर ये बात सामने आई है कि नो डाउट आज का मौका है और हम याद भी करें अपने उन बुज़ुर्गों को। वालिद मोहतरम यकीन बहुत कम उम्री में आपसे जुदा हुए हैं और वो सफ़र, वो सारा सफ़र किस अंदाज से गुजरा, मैं चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए किन किन सहारों की ज़रूरत पड़ती है और अनीस ने उस सारे एरा को यानी उनकी फैमिली ने इस एरा को कैसे गुजारा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मेरे लिए आज का प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है कि आज साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और दूसरी बात यह कि मेरे वालिद के लिए जब बात हो रही है, आज तक कभी मेरी तारीख़ में कभी मेरे वालिद साहब के लिए इस तरह बात नहीं हुई, तो मैं तो समझ ले इमोशनल हो रहा हूँ कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो मैं तो सच्ची बात बताऊँ कि मैंने अपने वालिद साहब को तो देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं सारी बातें 2-3 साल का हो गया, 4 मैंने तस्वीरों में मैंने देखा है और जो कुछ सुना है, इनसे सुना है, वालिदा से सुना है ये कि मेरे वालिद साहब टीचर थे और नंबर 2 स्कूल में पढ़ाते भी थे। इसके अलावा शायद वो एक स्ट्रगल, इनकी भी स्ट्रगल लाइफ थी उस वक्त और इनकी भी स्ट्रगल लाइफ थी, तो ये शाम के वक्त कोई ठिया भी लगा लेते थे और उसके अलावा गुजराती डिपार्टमेंट जो रेडियो पाकिस्तान का हुआ करता था उसकी मॉनिटरिंग भी करते थे। तो इसके अलावा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्यूशन फ़ीस, तो उनको फ्री में तालीम भी दिया करते थे। क्या बात है। फिर इसके अलावा फिर वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर चले गए, तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। दारी बात मेरी तो पहले भी नहीं हुई थी, हम छोटे से थे। तो ये टोटल सर्वाइवल का वो स्टेज क्या पता चलता है, नो डाउट आप बहुत छोटे थे, शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन जो सर्वाइवल का वो स्टेज था, मुश्किल वक्त गुजारा आपने। देखिए सच्ची बात मैं बताऊं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम, ठीक है। और एक मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, तो मैं एक ज़िम्नन एक बात बताऊँगा। एक मैंने किसी आलिम से सुना था कि एक मतलब एक बच्चे का, एक सहाबी का बच्चा जो है वो मदीने पाक में कहीं गुम हो गया। अब ज़ाहिर उस वक्त व्हाट्सएप तो था नहीं, ना सोशल मीडिया था कि अब तस्वीर लग जाए पता चल जाए, तो गली गली में वो तलाश कर रहे थे। तो फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब पहुँचते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा, बहुत तड़प रहा था, काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। तो एक और शख्स वहाँ बैठा हुआ, तो उसने कहा कि तेरे बच्चे का हुलिया क्या है? उसने कहा ये हुलिया। बोला उस जगह पे चले जाओ, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो जब सुना तो वो दीवाना भागा उस तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और कहा जब तुम अपने बच्चे के पास जाओ ना तो उसे जो है बेटा करके नहीं बुलाना, नाम लेके पुकारना। तो फरमाई ये इसमें क्या हिकमत है? भला हिकमत ये कि तेरे जज्बात इस वक्त इतने तुझ पे हावी हुए हैं कि तेरे बेटे कहने में इतनी कसक होगी, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि हो सकता है वहाँ पे कोई यतीम बच्चा हो, तो उसको ये हो तो इतना यतीमों का ख्याल रखने वाले, इतना एहसास ना हो कि हमारे सर पे भी साया नहीं है अपने बाप का। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात है कि मैं तो जब होश संभाला तो फिर मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब के अंदर, क्योंकि हमें तो इन्होंने बहुत, मेरी वालिदा ने, इन्होंने सब ने इतना लाड से पारा, हमें तो पता ही नहीं चला। सच्ची बात है, जो बिल्कुल फेयर इनफ बात करूँगा, हमें नहीं पता चला। काफ़ी अर्से बाद पता चला कि हाँ हमारे वालिद साहब नहीं है, अदरवाइज हमें नहीं पता चला। क्या बात है, यानी कि अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सहारे मैं कहता हूँ कि पैदा रखे हुए थे इनके लिए कि शायद इनको वो एक मुश्किल वक्त होता है, नो डाउट। यादें तो सबकी रहती हैं और कोई शख्स भी हमारा जो है ना हमसे जुदा हो, ख्वाह उसकी अहमियत किसी भी अंदाज़ की हो, लेकिन जब बाप जैसी अहमियत वाला कोई शख्स जिसकी सरपरस्ती में रहते हैं, अगर वो हमसे जुदा होते हैं तो वो गैप तो रहता है, लेकिन उस गैप को किस तरह से फिल किया। हाई साहब आपके मामू तो हैं ही, सुसर भी हैं, अगर ये दो शख्सियात में से मैं चाहूँ कि ज़्यादा बेहतर क्या हैं, मामू ज़्यादा बेहतर हैं या सुसर ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये क्योंकि हमारे घराने के सवाल भी है, तो ये घराने का सवाल देखिए इनको सुसर तो आपने कभी आज तक समझा ही नहीं है ना, इन्होंने हमें दावा समझा है, तो ये इसलिए सुसर वाला तो सब्जेक्ट खत्म ही हो गया, बाप बेटा और सरपरस्ती वाली। वो तो शुरू से शादी से पहले, जब जारी बात है मुझे तो नहीं पता था कि मेरा रिश्ता इनके यहाँ पे होगा इस तरह, तो कभी हमने इस तरह सोचा ही नहीं। ये तो जारी बात हमारी सरपरस्ती इन्होंने की है, तो वो दामाद वाला तो नहीं हुआ कभी। हाई साहब की ज़ाती अपनी एक शख्सियत का अलग कैरिज्मा है, जिससे नो डाउट मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी बैठते हैं एक अपना हल्का अहबाब बनाते हैं, और ये इनकी शख्सियत की एक बड़ी जो है ना, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने इन्हें रूह पर शख्सियत इसलिए दी है कि आसपास जहाँ भी बैठ जाएँ वहीं से समझते, कहते हैं ना जहाँ खड़े हो जाएँ वहीं से लाइन शुरू होती है। कैसे आप खुद कैसे देखते हैं एज एन इनके बेटे की हैसियत से, अगर मैं कहूँ हाई साहब के इन कामों को?
मैं अगर न्यूट्रल होकर बात करूं, क्योंकि देखिए करीबी होकर बात करूंगा तो मैं ज़ाहिर बात तारीफ़ ही करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हकीकत बात होती है जो सच्ची बात दूसरे में हो तो वो बतानी चाहिए। सबसे जो दो बुनियादी चीज़ें हैं ना जो मैं इनकी शख्सियत में मैंने खुद भी कोशिश की इसको अडॉप्ट करूँ, ये इनको भी नहीं पता होगा जो मैं इनको देखता हूँ। क्या बात है। एक तो ये कि ये बेईमान आदमी नहीं है, इनको आप करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो, आपका 1 रुपये इधर उधर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इनके पास इस तरह लोग पैसा दे के जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए। और दूसरी बात है कि ये जो मैंने इनमें देखा है, जो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अडॉप्ट करूँ, कि किसी का फ़ायदा करने में, अगर जैसे मैं आपका कोई काम करा दूं और मुझे आगे से कोई रकम नहीं लगी है तो मैं आपसे कह दूं कि यार आपके जो है ना 1 लाख रुपए लग गए तो आपका इतना बड़ा काम था आप मुझे दे दोगे। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बड़े से बड़ा काम कराया और उसने हाँ भी कह दिया हो क्या जो खर्चा हो लेना, अगर खर्चा नहीं हुआ तो 1 रुपया नहीं लेगा। ये मैं आपको ज़बान से बात कर रहा हूँ और सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ। ये 2 खूबियाँ बहुत बड़ी हैं, बस इससे आगे आप क्या कह सकते हैं। यही इंसानियत है। मैं तो कहता हूँ कि आज जिन 2 खूबियों का जिक्र मैंने कहा था ना कि ये वही लोग होते हैं, ये आसानी से जो है ना जिसे मैं अपने ज़मीन समझता हूँ कि हम ऐसे इज्जत नहीं दी जा करती। इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं उस पर्दे के पीछे जिसको शायद आज अनीस सबा ने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। और नो डाउट आई साहब जितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और शायद हम हमेशा छोटे ही रहेंगे और हम छोटा ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जब हम छोटे होंगे तो शायद इनसे कुछ लेने की सादत भी हासिल करेंगे। वक्फे के लिए कहा जा रहा है और फैमिली के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो आज बहुत सारे मैं कहता हूँ कि चश्मकुशा राज जो है ना वो अफशा हुए हैं। और नो डाउट इससे पहले भी हमारी नज़र में हाई साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज हाई साहब आपका कद हमारी नज़रों में और बुलंद हुआ है। वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं फिर इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनसे जमात के बारे में और यकीन तौर पर इनसे डिफिकल्ट एरिया और इनकी रियल एस्टेट के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद एक बार फिर। और रमज़ान घराना के इस खूबसूरत आगाज़ में बहुत खूबसूरत कलाम से अनीस सबा लाखानी ने आगाज़ किया। उसके बाद क्या गुफ्तगू हुई है इन 2 अहबाब के दरमियान, आज मेरी यकीन तो खुद मेरे लिए भी एक बड़ी अहमियत की और सीखने का अमल था ये सारा का सारा। हाई साहब इस बार गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने के बाद इसमें कोई शक की बात नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या कैमरे के सामने नहीं कह रहा, ये ऑफ द रिकॉर्ड जहाँ भी बात होती है, पर्दे के पीछे भी बात होती है कि जिस अंदाज से जिस तेज़ी से आपने कुतियाना को एक मेन स्ट्रीम जमात के तौर पे लाने की कोशिश, गो कि ये खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जमात थी। क्या चैलेंजेस थे भाई साहब जब आपने इस भागदौड़ को संभाला और क्यों आपका इंतखाब किया गया, क्यों आप पर नज़र करम ठहरी उन तमाम अहबाब की कि हाई साहब जो हैं शायद वो बेहतर चॉइस होंगे इस बार के लिए, ताकि
बेहतर से बेहतर तरक्की की राह को अपनाया जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मैं जमात में इन्वॉल्व हूँ और उसके बाद हॉस्टल का भी मैं 5 साल चेयरमैन रह चुका हूँ, कुतियान मेमून हॉस्टल का, एजुकेशन का भी चेयरमैन रह चुका हूँ, कुतियान मेमून हाउसिंग का भी चेयरमैन रह चुका हूँ। इसके बाद 3-4 साल फिर मैं जमात से हट के फिर अपने कुछ जाती मसरूफियात कुछ चलते थे वेलफेयर का काम ही, तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की फिर दोबारा कि आप प्रेसिडेंट बन जाएं। बोला चलो प्रेसिडेंट की भी ट्राई कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 1.25 साल ही हुआ है हमको। अब सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ ना कि जो हमारी जो एक कम्युनिकेशन गैप थी बीच में सीनियर्स और यंगस्टर में, जी, उस गैप को मैंने सिर्फ कम किया है और कुछ नहीं किया है। समझ रहा हूँ मैं। 50% में यंगस्टर को लेके आ गया और आज मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि आज के जो यंगस्टर है ना वो सारा फैमिली बिजनेस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है माशाल्लाह, ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी ये वो बड़े आगे पहुँच गए हैं ना। जब वो जमात में आ गए ना तो जमात में 4 चांद लग गया। वो बहुत ही एनर्जेटिक एक्टिव लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्युनिकेशन गैप था जो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी और बहुत कुछ करना है, तो इंशाल्लाह ये साल के अंदर ये देखा आपने देख लिया कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। सदर की हैसियत से डोनर्स का एतमाद बहाल करना, मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। ख़ासतौर पे देखें रमज़ान के ही खूबसूरत और रूपरवा इज्तिमात हैं, इसी में हमारी कोशिश भी होती है कि अगले पूरे साल के लिए हमें कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। ये एतमाद बहाल करने के लिए हाई साहब को कितनी मेहनत करनी पड़ी या किस तरह से उनको कन्विंस करना पड़ा? या सबसे पहले तो अपनी जमात के अंदर अपने ब्रांड्स लेकर आया, जो कुतियाना के ब्रांड्स जिसको मैं कह सकता हूँ कि भाई अपने अपने सूबे के अंदर जो एकदम माहिर जो लोग थे, साहिब हैसियत थे, उनको जब मैंने ऑन बोर्ड किया थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो आ गए और वो चाहते भी थे। देखो उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटोकॉल चाहिए, पैसा बहुत है इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और देखो ज़कात निकालते हैं, ज़कात कहीं ना कहीं तो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको देखो इज्जत और Respect। इनके पेरेंट्स वगैरह इनकी फैमिली को तो हर जमात का मालूम है कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये जो यंगस्टर है ना ये बिल्कुल नावाकिफ़ है कि जमात क्या करती है। मैं तो कहता हूँ बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से जमात की मदद शुरू हो जाती है, जब तक अल्लाह को प्यारा नहीं होता है। मुख्तलिफ मराहल में एजुकेशन है, हेल्थ है, काफ़ी चीज़ों में जमात मदद करती है ना, हर जमात करती है, बिल्कुल करती है। तो ये जो यंगस्टर है ना, जो नई नस्ल है, इनको सब चीज़ नहीं मालूम है, इनको आपको समझाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी ज़कात की आप 15 से 20% या 25% अगर जमात को दे देना तो जमात को कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है साहब। हाउसिंग आपका बड़ा तुर्रा रहा है, नो डाउट के कुतियाना मेमन कॉम्प्लेक्स जो है ये आपकी एक ऐसी शानदार यादगार है कि तादेर याद रखी जाएगी। लेकिन हाउसिंग से पहले मैं एजुकेशन की बात करूँगा। एजुकेशन में आपने महसूस किया कि नो डाउट कुतियाना मेमन एसोसिएशन जो है वो एक अलग ही बात है। कुतियाना मेमन एसोसिएशन की जो एकेडमीज़ हैं, जो इनके स्कूल्स हैं, आप इसको मुसलसल लेके चल रहे हैं। आप समझते हैं कि अभी आपका हालिया एक बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रोग्राम भी हुआ और ये जो अप्रिसिएशंस हैं ये भी एजुकेशन के बढ़ावे में बड़ा मदद देती हैं। देखो आप अप्रिशिएट बच्चों को करेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो हर स्कूल के देखो मैं तो बोलता हूँ हर जमात के प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कोविड की वजह से कुछ ऐसे हो गया था कि 2-3 साल के पेंडिंग हो गए थे प्रोग्राम। तो हमने लास्ट ईयर किया, लास्ट मार्च में 4 साल का प्रोग्राम किया। फिर इस मार्च के अंदर 4-6 दिन 8 दिन पहले हमने एक दूसरा, अब तो रेगुलर हर साल ये होना चाहिए बिल्कुल। जब तक आप बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो कुतियाना एजुकेशन की तो फिर बात ही क्या करनी है। कुछ दिनों पहले ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का डेलीगेशन आया था कि आप हमको एडवाइस करें कि हम किस तरह बाकी स्कूलों को भी लेके चलें। बिल्कुल सही। देखो जब कोई चीज़ प्रोफेशनल लोग चलाएंगे ना तो आप कामयाबी है। अगर हमारे आमतौर में जमातों में क्या होता है कि वो फील्ड के लोग प्रोफेशनल नहीं होते जिनको काम दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। तो हमने तो क्या है, तो हॉस्टल हमारे प्रोफेशनल चलाते हैं, हमारी एजुकेशन हमारे प्रोफेशनल चलाते हैं, जहाँ हमारी कोई रुकावट कोई मुदाखलत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एडमिशन का मामला हो, कुछ भी मामला होगा, मेरिट पे सब काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन एसोसिएशन के जो एडमिशन है वो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म होते हैं। 2 घंटे में। और ये बात तय भी है और क्यों है नाज़रीन कराम, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मेमन कम्युनिटी के सिर्फ ये वाहिद स्कूल है जिसको रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने ख़र्चे पर अमेरिका बुलाया, उन्हें कई ऐसे मकामात का विज़िट कराया। तो ये कोई आसान बात नहीं। इस स्टेज तक या इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे कई ओ लेवल्स और ए लेवल्स ब्रांडेड स्कूल जो है ना शायद वो भी नहीं पहुंच पाए जहां कुतियाना मेमन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या उनके एजुकेशन बोर्ड ने यहाँ तक पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ी तो जिस तरह की हम जो फीस लेते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। 2000 लेते हैं
उसके अंदर भी समझो 50%, कभी मैं क्या कहूँ कि ये देखो ना, ये तो हमारे डोनर्स की शफकत है कि आज हमको इतना पैसा देते हैं कि वहाँ इतने गरीब लोग पढ़ते हैं। और जो आप जो कह रहे हैं नासा जो हमारे बच्चे गए ना, वो सब लियारी के और खारादर मिठादर के बच्चे थे। क्या बात है, नासा का विजिट किया है लियारी, हमारे लियारी के उन बच्चों ने, KMA एकेडमी के बच्चों ने। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़े जो है ना खुशी की बात है। हाई साहब, हाउसिंग पे बात करके फिर मैं यकीन तौर पर, एक पूरी बरादरी जो है, पूरी कम्युनिटी जो है ना, वो शायद हाउसिंग पर वो काम नहीं कर पाई, और टुकड़ों टुकड़ों में ज़रूर हुआ। बड़े बड़े मैं एक पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी कि एक फैसलाबाद से या पंजाब से आके बंदा बहरिया टाउन बना के चला जाता है कराची के अंदर, इतनी बड़ी जगह पर। मैं और आप शायद उस लेवल पर नहीं जा सके, लेकिन कुतियाना मेमन कॉम्प्लेक्स एक जिंदा मिसाल है कि अगर कोशिश की जाए तो कम से कम इस लेवल के हम प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं अपनी बरादरी की सहूलतों के लिए। जहाँ चंद लाख में एक चीज़ अब वो लाखों करोड़ों तक पहुँच गई है, वहाँ के रहने वालों के लिए एक बेहतरीन एसेट अब भी है इनके लिए। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह, और फिर अब इसकी जिसको आप देखते हैं इस बनी बनाई इमारत को, इसमें आते जाते लोगों को देखो, उस कैसे वक्त लगता है? तो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की बड़ी वजह थी कि उस वक्त बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की बहुत ही ख़राब थी। जी। तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसे डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, वहाँ से हम अपनी फैमिलीज़ को निकालें तो कोई अच्छी जगह पे लेकर जाएं। तो एक सिलसिला था। उस वक्त प्रॉपर्टी सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी जो आज हो गई है। बिल्कुल सही। तो आज तो हमको चाहिए कि फेडरल बी एरिया जिस तरह बना ना, आज उस टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए, सोसाइटी बनना चाहिए कि जहाँ हर कौम के कुछ ना कुछ कोई बड़ी या ज़मीन लेके हम कह दें कि भाई कुतियाना इतने को चाहिए तो कुतियाना ले ले, बाटवा ले ले, जेतपुर ले, धोराजी ले, बाकी जमातों भी, और एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाए। इस किस्म की कोशिश होनी चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल में कोशिश कर भी रहे हैं। फेडरेशन के लेवल पे भी हो जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इतनी बड़ी ज़मीन ले लें जहाँ हम 120 गज 80 गज के इस तरह के कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी उसमें निकले। बिल्कुल। और इस तरह आप देखो ना, फेडरल एरिया के अंदर आज एक प्लॉट 120, इसका 3-3.5 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या था, 5-6 हज़ार रुपये में हमने दिया था। बिल्कुल सबने लिया था, ऐसे ही लिया था। 700-800 में आगाज होता था ऐसा इसका। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आज ज़मीन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता, या जमात सोच भी नहीं सकती कि आज इतने बड़े बड़े फ्लैट बना के वो दे सकेंगे। आज करोड़ों अरबों रुपए की बात हो गई ना। बिल्कुल ऐसा ही। इस सिलसिले में हमने देखो, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमारी जो कामयाबी कुतियाना की, कि हमारे पास जो ब्रांडेड बिल्डर्स है वो भी हमारी उसके अंदर हमारे शामिल है, हमारी टीम के अंदर, जैसा कि फलकनाज है, रूमी बिल्डर्स है। तो इस तरह बेरिया की बात करें तो नादिर रोजा जैसे लोग भी हमारे साथ हैं। अब एक फयाक सल्लान ने हमको 1 एकड़ का प्लॉट दिया, सलीम रूमी साहब ने 1 एकड़ का प्लॉट दिया। तो ये, लेकिन ये मामला टाइम लेवा है ना, एक दिन के अंदर तो बिल्डिंग नहीं बन जाती है, डेवलपमेंट होती है, सब कुछ होती है, लॉन्ग टर्म सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह हमने तैयारी करके रखी है, इंशाल्लाह 2-5 साल में आप देखेंगे इसी तरह से हमारे कुछ ना कुछ हमें आपकी तरफ से मिलने वाला है। ये हर जमात को ही करना चाहिए। देखो ना, ये आज जो बिल्डर कम्युनिटी कराची के अंदर छाई हुई है, वो हर जमात के लोग हैं उसके अंदर। बिल्कुल है। उनको ओन बोर्ड लेने की जरूरी है, और सारे दिलेर लोग हैं। मेमन को तो अल्लाह ने एक बड़ा दिल दिया है। बिल्कुल। तो एक कोशिश करने की बात है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन आज आप प्लानिंग करेंगे तो आप 5 साल 7 साल के बाद उसका फल खाएंगे। बिल्कुल। तो आपको प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस तरह बढ़ रही है तो आपको आज ही इसके लिए सोचना पड़ेगा। आगाज़ करना होगा, आगाज़ करेंगे तो शायद इख्तिताम तक पहुँचेंगे, और शायद इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह आगाज़ कुतियाना की जानिब से ही होगा। अनीस, सोशल सेक्टर, मुझे लगता है कि आपको वदीयत घुट्टी में मिल गया है ये सारा सोशल एलिमेंट जो है, अपनी इस खूबसूरत और बड़ा अहम तरीन टैलेंट जिसे कहते हैं कि हुजूर की मदह सराई का ये गॉड गिफ्टेड ही होता है। लेकिन आपके वालिद मोहतरम का जो हमने सुना है रेडियो पाकिस्तान से रिश्ता, तो ये एक इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप सोशल वेलफेयर, सोशल और कल्चर सेक्रेटरी हैं डिपकल एरिया के, ये आगाज़ जो है कैसा लग रहा है, और इसमें क्या इरादे हैं आपके करने का? बहुत शुक्रिया। दोबारा आपने डिपकल एरिया की जहाँ तक बात की, ये एक फ़लाही इदारा है, और इसके अंदर तकरीबन 31 हमारे मेंबर हैं जिनका आइन बना हुआ है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो रजिस्टर्ड जमात है। और इसके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन भी इस तरह नहीं है कि बहुत कांटे के मुकाबले, क्लिफ्टन यानी CL यानी क्लिफ्टन और डिफ यानी डिफेंस, इनके सारे जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, एक शख्स के पास हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचें, वोट की दरख्वास्त करें। बहुत दूर दूर तक हमें जाना पड़ता है, मतलब
कोई 3rd फ्लोर पे है, कोई 4th फ्लोर पे है, कोई ग्राउंड पे है, तो एक एक बंदे के पास जाना और मिलना और बड़ी मोहब्बतों का तबादला होता है। फिर इसके बाद अपने आप को इलेक्शन में पेश करना, फिर वो वोटर के ऊपर है कि आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो बहरहाल ये एक तरीक़ेकार होता है। तो हम डिफ़-क्लियर का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो हमारे फलाही काम है, इसके मेरे ज़िम्मे जो है ख़ास तौर पर यह आता है कि हम जो इवेंट्स आते हैं, मीलाद का इवेंट्स होता है, जो हज वगैरह जितने भी इस्लामिक इवेंट आती हैं या दूसरे इस टाइप के जो सोशल इवेंट आते हैं, तो वो मेरे ज़िम्मे करम मेरे ज़िम्मे आते हैं। तो फिर मैं उसको करता हूँ, इस तरह से मेरे अंडर आती है। अच्छा, इसमें एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट होता है और नो डाउट कि आपका हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन बड़ा ही मशहूर है। और ये आप समझते हैं कि ये गैदर करने की कोशिश है तमाम आपकी सनत से, आपके शोबे से वाबस्ता उस पर्टिकुलर एरिया में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा तो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी नामजद जब होता है, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। फिर इसके बाद जब वो सेलेक्ट हो गया तो फिर वो बड़े बड़े इवेंट, अभी हमने स्नूकर का इवेंट करवाया बहुत बड़ा डिफेंस में। फिर अब इंशाल्लाह ताला हम जो कुछ और स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं वो करने के लिए जा रहे हैं, और वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। अगर क्रिकेट का भी होगा तो वो ये मोइन खान एकेडमी में होगा और बहुत हाई लेवल का होगा। तो ये नहीं, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स कवर करने का मेरा तजुर्बा रहा है। ये डिफ-क्लेरिया जो है ये टॉप ऑफ द लाइन कराची के टूर्नामेंट्स में से एक है, खास तौर पर अगर मैं टेप बॉल क्रिकेट की बात करता हूँ। फिर हेल्थ में बड़ा काम कर रहे हैं। यस, हेल्थ के हवाले से मैं जरूर चाहूँगा। हेल्थ कार्ड है, मतलब हमारे जो है हेल्थ के हवाले से हमारे सरदार जफ़र साहब हैं, तो वो जो है इसको देखते हैं। तो बड़ा उनकी सपोर्ट भी होती है, सारी बात है। हम लोग जब ब्लड जमा करना होता है या इस तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफ-क्लेरिया एक पूरा मुकम्मल इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी नाज से मैं इख्तिताम जरूर चाहूँगा, लेकिन एक सवाल वाकई हेल्थ के हवाले से हाई साहब रह गया। कुतियाना का हेल्थ का सेक्टर भी नो डाउट, हमारी जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं आपके ज़ेरे साया या आपके जो अलग बोर्ड्स के ज़ेरे साया हैं, हेल्थ में अब तक की कुछ थोड़ी सी काविशें, और अभी रिसेंटली मुझे याद है कि बहुत सारे बच्चों को आपने एक नया सिलसिले का आगाज़ भी किया है, जिसके लिए आपसे रब्ता भी रहा मेरा, और कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आपने अनाउंस किए हैं अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि कुतियाना हॉस्पिटल और भी काफ़ी हॉस्पिटल है, एक मुकम्मल हॉस्पिटल है। और रिसेंटली हमने कैथ लैब लगाई है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी भी कुतियाना में हो रही है। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? क्या बात है। मतलब ये कि ये ओपन हार्ट सर्जरी किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल को ये मंसूब ही नहीं की जा सकती। ये शायद ये होता ही तब है, और इसकी परमिशंस या इसकी जितनी भी इसकी सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, एक्सपर्टीज चाहिए उसके हाँ, लिए। वो एक्सपर्टीज़ ही तभी आगे जाती हैं जब किसी हॉस्पिटल का नाम हो। तो कुतियाना में हॉस्पिटल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कह सकता हूँ कंप्लीट हॉस्पिटल है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वेलफेयर भी हमारा वहाँ हॉस्पिटल में 24 घंटा चलता है। जिस तरह आई साहब, इस मौके पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि कैमरा हाजिर है, अगर आप इस कुतियाना मेमन एसोसिएशन के हवाले से सदर की हैसियत से कोई दरख्वास्त करना चाहें अपने बच्चों से, उन तमाम नौजवानों से, ताकि फिर हम नात की तरफ चलते हैं, या आप डोनर से? भाई मैं तो डोनर से ही बात करूँगा। देखो, जो चीज़ आप वेलफेयर जितना भी चाहें कर लें, काफ़ी चीज़ें हम नहीं भी कर सकते होंगे, ख़ास करके अपना डोनेशन की वजह से। तो मैं इसके पहले भी आपको कहा कि भाई मैं डोनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी टोटल जमात का 20-25% हम अपनी अपनी जमातों को दें, ताकि वो फलाह काम कर सके। देखो, हम डिपेंड ही करते हैं डोनर्स के ऊपर, डोनर्स पैसा देंगे। आज हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दें। एजुकेशन है, हेल्थ है, हर जगह पे जमातों में जितने शोबे हैं सबको सब जगह आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल, और जितना दोगे उतना काम होगा। नाज़रीन कराम, डोनर से ये रिक्वेस्ट यकीनी तौर पर रहती है, हर सदर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने डोनर से मुखातिब हो और कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कर जाए। हमारे इस रमज़ान घराना सेगमेंट का कमोबेश इख्तिताम हो चुका है, होने वाला है इस खूबसूरत नात के साथ, और हमारे अगले सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान की तैयारियाँ भी अपने उरूज पर हैं। तो एक खूबसूरत नात के साथ हम आपसे इख्तिताम चाहेंगे रमज़ान घराना की, तो इस नात के साथ इख्तिताम होगा। बहुत शुक्रिया। और मैं मेरा भाई शाकिर लाखाना, मेरी वालदा ये उम्रे पे तशरीफ़ ले गई हैं, और पिछले साल हम लोग साथ थे। इस दफ़ा मैं नहीं जा सका किसी वजह से, तो मैं ये कलाम पेश करता हूँ वहीं की यादों को। पहले हमने काबतुल्लाह की याद को ताज़ा किया था, माशाअल्लाह। अभी हम मदीने पाक के हवाले से। इंशाअल्लाह। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गए, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गए, हम उसी
दर पे अपनी जबी रह गए, दिल वहीं रह गया जा वहीं रह गए, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए। याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकून दिलो जाओ रूह नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियते दिल नशी रह गए। जिस जगह सजदारे की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम व सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई, जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बहज़ाद आते ना हम लौट कर, जिंदगानी वही काश होती बसर, काश बहज़ाद आते ना हम लौट कर, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ीं रह गई, दिल वहीं रह गया जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए।